हेलो। ये आज का टॉपिक हाउ टू अवॉइड फ्रॉम प्रॉपर्टी चीटिंग। मतलब प्रॉपर्टी के अंदर चीटिंग, जब वो चीटिंग कैसे हो जाती है, मतलब कौन से कारण हैं जो प्रॉपर्टी को बढ़ावा देते हैं चीटिंग में। तो ये चीटिंग तो हर जगह हो जाती है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे घड़ी की दुकान है, चाहे मोबाइल की दुकान, कहीं भी हो सकती है। तो चीटिंग तो देखो, चीटिंग कब होती है, जब हाँ, जब हमने अपना होमवर्क नहीं किया होता, एक नंबर। जब हमें नॉलेज नहीं होता, दो नंबर। जब हमारे अगर स्वभाव होता है कि हम माथा टेकना जानते हैं, माथा मारना नहीं, बात को कोई खोल नहीं है, तो तब होता है ये। तब ये प्रॉपर्टी में तब बहुत बड़े लेवल का नुकसान हो जाता है। तो हम ये मोटे मोटे ये पॉइंट है, देखते हैं, ये बिंदु पे बात करें। जैसे प्री सेटलमेंट है। प्री सेटलमेंट क्या चीज़ है? प्री सेटलमेंट में जैसे आपने जो बातें पहले खोलनी थी नहीं खुली, वहाँ चांस हो गया चीटिंग होने का। जैसे आपने खसरा नंबर पूछना, प्लॉट नंबर पूछना था, उसके बाद पेमेंट पूछनी थी, फिर कब्जे के बारे में बात करनी थी, तो और कोई मापतोल के बारे में बात करनी थी, वो उसमें कोई बात छूट गई तो वो आगे चल के फिर बढ़ावा देगी, है ना, ठगी को, चीटिंग को। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे इसमें कि आपने ये क्लियर करना या खोलना भूल गए कि मैं कब्जा आफ्टर रजिस्ट्री दूंगा, जो कानून है, ठीक है। वो बोलेगा आपने तो बात ही नहीं की, मैंने बयाना कर दिया, अभी तो मैं सामान रख लूँगा, मैंने रहना, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मैं तो अभी सामान दुकान में रखा है, ये वो ना। जब वो सामान रख लेगा तो फिर बाद में चांस है चीटिंग होने के, भी रजिस्ट्री ना करवाए। उसके बाद खसरा नंबर। खसरा नंबर भी एक बहुत अहम रोल है। मान लो दो खसरे, मान लो एक दिल्ली का, एक कलकत्ते का, है ना। आपने लेनी थी जमीन दिल्ली वाले खसरा नंबर में, है ना। तो आपको बेच के चला गया वो कलकत्ते वाला खसरा नंबर। वही चीज़ है इसमें, वही ध्यान रखो। तो यहाँ जो सी जब आपने थोड़ा सा मतलब ढीले ढीले पड़ गए तो उसको मौका मिल गया, आपने खसरा नंबर नहीं चेक किया, है ना। तो उसके बाद साइज ऑफ प्लाट खसरा या अगली खसरा। मान लो फिर आपने खसरे का भी साइज जो है, पंजाब में बीघा सिस्टम में बड़े छोटे बीघे हैं, पंजाब हरियाणा में अंदर है किले जो एकड़ है, छोटे बड़े हैं, यहाँ भी, है ना। यहाँ उसने मान लो खसरे में सौदा किया आपने बड़े का, तो उसके बाद छोटे एकड़ भी, छोटे नंबर भी थे किले, है ना। तो उसने छोटे के नंबर डाल दिए, है ना, तो हो गया। ऐसे प्लॉट है, प्लॉट में आपने फीता नहीं लगाया, है ना, तो बस फिर वो प्लाट गली में, सड़क में होगा, गली में, है ना। तो वहाँ पे पहले गली बना दिया, फिर आपने फीता ला के, मतलब अगर फीता लगाते तो वहाँ ये सारी पता चल जाता, ये पोल खुल जाती है ना, तो वो भी पूरे चांस। उसके बाद रजिस्ट्री, ये जो है देखो, इस रजिस्ट्री में वही लिखा जाएगा, वही कानून बनेगा आपका। जो गलत है गलत लिखा रहेगा, गलत रहेगा, ठीक लिखा गया तो ठीक रहेगा। ये चीज़ है, फिर सारी उम्र के लिए काम करेगी ये वाली। अगर गलत लिखा है तो गलत भुगतोगे, ठीक लिखा गया तो ठीक भुगतोगे। ओके, आगे ज्वाइंट लैंड अकाउंट। ज्वाइंट लैंड अकाउंट में ये होता है कि मान लो चार भाइयों की ज़मीन है, ताए चाचे की ज़मीन है ना, मिक्स है सबकी, तो बंटवारा नहीं हुआ, उसका पार्टीशन नहीं हुआ ना, तो आपने कैसे खरीदोगे बताओगे? कानून बोलता है पार्टीशन कराने के बाद ही ज़मीन खरीदना चाहिए, कानून तो ये बोलता है। तो अगर आप इसको ज़मीन को खरीद, कोई मान लो इनका ज़मीन जो 1 एकड़ रोड के पास था, रोड के साथ था, वो महंगी होती है ना। इनमें दो भाई कोई समझदार थे, वो रोड वाली ज़मीन बेच के चले गए, ये अगले वाला एकड़ है ना महंगा, तो पीछे वाला एक बेच के अपना शेयर चले गए। तो बाद में दूसरे भाइयों को पता लगा, तो उन्होंने इसको कोर्ट में जाके केस डाल दिया भाइयों के ऊपर। तो वो भी जो सारी ज़मीन के ऊपर केस लग गया, जो जो बेची थी, जिन्होंने खरीदी थी उनके ऊपर भी स्टे लगी, काम रुक गया उनका भी, पैसा भी गया बेचारों का। तो वो ये जो साझी, जो ज्वाइंट अकाउंट वाली ज़मीन होती है, समझो लड़ाई होती है। अगर हम, क्योंकि अभी हम मान लो चार भाई हम हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो कैसा किसका स्वभाव है ना। तो
अगर ऐसा काम करना भी पड़ जाए तो सबको बोलो चलो सर रजिस्ट्री में साइन करो, सारे करो फिर साइन, है ना, फिर तो चलो कोई रास्ता है। ठीक है, तो एक ये है। फिर आप इधर आ जाते हैं इनवैलिड विल। मान लो एक फादर की एक लड़का, दो लड़कियां थी, है ना, फादर मरने से पहले अपने लड़के के नाम पे वसीयत करके मर गया। जब वो वसीयत कर रहा था, उसको अपनी लड़की को बुलाना चाहिए था कि बेटा ये देखो मैं अभी तुम्हारे भाई को जमीन दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे दिल में जो बात है अभी मुझे बताओ। तो फिर तो एक अच्छा रास्ता था, जो होता थोड़ा बहुत दे के उनकी उनसे एफिडेविट ले लेता फादर, है कि नहीं बात, फिर लड़के को देता। लड़के ने क्या किया, वो जमीन जब मर गया तो लड़के ने आगे बेच दिया। तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जमीन कहाँ से ट्रांसफर हुई है, मतलब कहाँ से आई है ये। तो बाद में लड़कियां आई भाई का पैसा देकर भाई के पास, है ना, तो उन्होंने जब भाई ने मना कर दिया होगा तो उन्होंने केस डाल दिया कोर्ट में, बाद में रजिस्ट्री कैंसिल होगी। तो हुआ ना नुकसान खरीदने वाले का। अभी पता नहीं कब उसको पैसा मिले, 10 साल के बाद मिले ना मिले, क्या पता क्या होगा ना। तो फिर ये यहाँ पे जो होमवर्क था नहीं किया ना खरीदने वाले ने, कि पहले पता तो कर लो ये जमीन वसीयत हुई है, वसीयत से ट्रांसफर हुई है तो कैसे हुई है ना। तो उसके बाद आता प्री लॉन्च कॉलोनी। अब ये प्री लॉन्च कॉलोनी भी एक ना वो है, फंसाने का पिंजरा है। प्री लॉन्च का मतलब होता है एक भूमि पूजन कर दो। शहरों में ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लॉन्च करते हैं, पहला क्या करते हैं वो एक बना लेते हैं, भूमि पूजन करके पूरा एडवर्टाइजमेंट सब में छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, सब में, टीवी पे, है ना, कि प्रोजेक्ट लग रहा है। तो लोग बुक कराना शुरू करते हैं, है ना। वो पहले देख लॉन्च का मतलब उनको फायदा होता है, करने वालों को तो पता नहीं होना कि नहीं फायदा जो बुक करते हैं, लेकिन वो उसको फायदा होता है, वो पहले पता कर लेते हैं इतनी बुकिंग होगी, ये प्रोजेक्ट हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये प्रॉपर्टी में एक है कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जब आपको दिख ही नहीं रहा होगा कुछ, फिर भी आप बुक कर रहे हो वहाँ पे, कल को क्या होना है, अपने बच्चे परिवार में अगर कोई हम काम स्टार्ट करते हैं, हमें कितनी मुश्किल आती, कब वो तो कंप्लीट होगा, है ना। तो आप एक दूसरे आदमी के ऊपर देखो, आप जो अपनी पसंद को लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत लीजिए, लेकिन उसको बनाने के बाद पूरा श्योर करके लो, चेक करके। तो प्री लॉन्च में क्या होगा बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। तो ये सारा एक ट्रैप है, ट्रैपिंग वो है, कोई भी करे, है ना। प्री लॉन्च में कर दिया, है ना, तो या तो प्री लॉन्च में ठीक है, मान लो आप प्री लॉन्च किसी ने कॉलोनी में कर दी, या तो जैसा आ रहा है उसी दिन उसकी रजिस्ट्री करा दो। प्लॉट की हो सकती है, बिल्डिंग तो बनेगी 5 साल में। वो बिल्डिंग के नाम से तो फंसाते हैं। बिल्डिंग के नाम से आपको बोलेंगे आप ऐसा करो, 1 करोड़ रुपये का ही हमारा शोरूम है ना, तो आपको हर महीने 1-1 लाख रुपये देते रहेंगे। अभी शोरूम छत के ऊपर है, मान लो वो 30 लाख का तो सारा नहीं है, तो आपका से करोड़ रुपया ले रहे, 80 लाख ले रहे, 70 लाख ले रहे, मान लो। अभी वो जो 70 वाला 20 लाख का छत है, मान लो ऊपर वाला, ऊपर तीसरी मंजिल पे, है ना, तो फिर वो उसको आपको बोल रहे हैं आपको 50,000 रुपये हर महीने देंगे। तो आप समझते नहीं, समझते आपको ये तो समझो, तो जो आपको दे रहा है वो आपका ही पैसे में से दे रहा है, वो 5 साल भी दे देगा तब भी उसको बचेगा, आपको 5 साल पैसा भी दे देगा तब भी आपको बचेगा, उसको बचेगा। और बताओ कि छत के ऊपर कौन कस्टमर जाने वाला, बताओ मेरे को, वो तो ईंटें बेचना है। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ आपने लेना है उसको कंप्लीट होने दो, फिर लो, डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाएंगे। फिर रीरा है, जो हमारा रीरा है, नियम बनाया है सरकार ने, वो एक अथॉरिटी बनाई है, उनके वो निगरानी करती है कि कोई आदमी गलत काम ना करे, है कि नहीं बात। फिर वो उनसे नंबर ये लेंगे, उनसे रजिस्टर्ड नंबर लेंगे कॉलोनी का, है ना, तो फिर वहाँ से लो कम से कम। आगे आता है रोड विलेज बाउंड्री। अभी रोड की भी बाउंड्री होती है ना, और गांव की बाउंड्री आपस में होती है, गांव की उधर दूसरे गांव की, है ना, एक दूसरे की जमीन एक दूसरे में मिली हो सकती है कि नहीं बात। तो वहाँ भी डिमार्केशन करवा लो, फिर खरीदो। मान लो आपने कोई प्लॉट ले लिया रोड के साथ, तो बेचने वाला कोई बेच के चला गया, आपको रोड की जमीन भी बीच में बेच गया, है ना, बीच में काउंट करा के चला गया कि नहीं बात। तो बाद में वो गवर्नमेंट ने उसको निकाल लिया, तो फिर नुकसान हो गया, बिल्डिंग प्लान भी आपकी खराब होगी, है ना। तो ये
बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, डिमार्केशन कराना बहुत ज़रूरी है। जब डिमार्केशन कराते हो कई बातें सामने आ जाती है, निशानदेही होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ से पता चल जाता है फिर भी यहाँ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। फिर अनऑथराइज कॉलोनी लगा लो। अनऑथराइज कॉलोनी क्या होती है, जैसे गाँव के पास क्या करते हैं, मान लो अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया होता, तो या गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक कॉलोनियाँ नहीं बनाई होती है ना। जैसे मान लो कॉलोनी काटोगे, गवर्नमेंट बोलेगी 10 एकड़ से कम मत काटो, यहाँ पे पार्किंग बनानी है, हॉस्पिटल की जगह छोड़नी है, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है कि नहीं बात, पार्क बनानी है, तो ये गवर्नमेंट के नियम होते हैं। मंदिर गुरुद्वारा बनाना है, मस्जिद चर्च बनानी, जो भी है उनके लिए, सोसाइटी के लिए पूरी जगह गवर्नमेंट प्लान ऑर्डर करती है, नियम बनाती है। तो ये फिर 10 किले एकड़ ज़मीन होती नहीं किसी के पास ना, तो ये फिर गवर्नमेंट मिलजुल के ये लोग कॉलोनियाँ काट देते हैं। खरीदने वाले को तो फायदा ही है, चलो सस्ता मिल जाता प्लाट, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसका शेयर भी पक्का होता है, ऐसी बात नहीं है। खसरा नंबर अगर आपका ठीक है, आपके 8 मरले उसमें लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खरीदो। लेकिन उसके बाद गड़बड़ी यहाँ क्या कहाँ करेगा वो, मान कि जब वो देखा सारे प्लाट बिके, फिर सड़कों को 30 फुट वाली को कम करके बीच में प्लाटों में मिला देगा, या कहीं से काट देगा, सड़क को काट देगा, है ना, आपका रास्ता काट देगा। या फिर सारे प्लाट जब बिके तो 3-4 प्लाट बिके के दिखा देगा कि ये प्लाट खाली पड़े हैं, क्योंकि सड़क वाली ज़मीन उसके नाम पे रहती है, तो रजिस्ट्री तो हो जाएगी। तो फिर वो सड़क वाली ज़मीन, वो सड़क बेच दी उसको, कहने का मतलब है ना। तो यहाँ होने के चांस रहते हैं रजिस्टर्ड अनऑथराइज कॉलोनी में, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होती। तो जो कॉलोनी रजिस्टर्ड होती हैं शहरों में, उनका नक्शा, सड़कों का माप तोड़ सब गवर्नमेंट के पास होता है, तो वहाँ उसमें यहाँ पे बस यही फर्क है। लेकिन खसरा नंबर आपका ठीक है, प्लॉट उसके अंदर है, तो आपको कोई आप मालक हो, है ना। बस यही होता है कि पार्टीशन नहीं होता, आपका प्लॉट इधर है उधर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक प्लॉटों को बनाया होता है, एक नंबर दिए होते हैं ना। तो यहाँ ये है, बस पता होना चाहिए ऑथराइज और अनऑथराइज कॉलोनी में क्या अंतर है। अभी जीपी आ गया, जनरल पावर टर्निंग। अभी मान लो कोई मालिक ने अपने नौकर को भेज दिया, जाके प्लॉट भेज दे, मैं वो अमेरिका में बैठा है मान लो, तो प्लॉट भेज रहा है यहाँ आके, तो वो बेहतर है, पीछे से उसका मन मुटाव हो गया, उसने उसकी पावर ऑफ टर्निंग कैंसिल कर दी, उसको बताया भी नहीं, 3 महीने का नोटिस देना होता वो भी नहीं दिया, तो बाद में वो बेचता रहा प्लाट, 2-3 प्लाट बेच दी उसने, वो खरीदने वाले ने खरीद लिए। बाद में जब पता चला, केस हुआ, तो वो इनवैलिड रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री गलत मानेगी कि इस टाइम तो उसके बाद पावर ही नहीं थी, इस डेट के बाद, इस तारीख के बाद, तो फिर ये चीज़ उसको नुकसान हुआ ना। तो जीपीए के ऊपर पावर को सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है नहीं लेनी चाहिए, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम चौकन्ना हो के लो रिस्क इसका। उसके बाद एक और समाज में ऐसा भ्रम फैला दिया जाता है कि मान लो कोई एक कोठी का या फ्लैट का या किसी प्लॉट का ज़्यादा पैसा दे रहा, अच्छा पैसा पार्टी दे रही है, तो दूसरी पार्टी आके उसको उसकी पार्टी को ऐसे भ्रम फैला देगी कि यहाँ इस घर में तो 2 आदमी फांसी लेके मर गए, है ना, तो या आत्महत्या कर ली, है ना, जो भी है। फिर यहाँ तो भूत रहते हैं, उनकी आत्मा यहाँ वो है ना आती है, तो ऐसा भ्रम फैला देंगे। तो जो कमज़ोर मानसिक लोग होते हैं, मानसिकता से कमज़ोर होते हैं, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उनको भगा देते हैं जो ज़्यादा पैसे लगा रही थी पार्टी वहाँ। तो जो उनकी पार्टी होती है, फिर मालिक को उनको सस्ते में बेचता है, जब ग्राहक नहीं आएगा तो फिर ये ऐसी भी चालाकियाँ चलती हैं। तो ये जो आज का सब्जेक्ट ये था मोटा मोटा, तो ये मेरा उसमें मेरा आपसे ये है कि हमारे साथ इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हमें भी, मुझे भी आई थी जब मैं जीरकपुर में काम कर रहा था इधर भी, तो लेकिन हम बच गए। अभी भी 1-2 छोटी मोटी प्रॉब्लम 5-7 लाख की हमारे साथ हुई थी गड़बड़, लेकिन वो चलो उस मान लो यहाँ गड़बड़ हुई थी हमें खसरा नंबर में, तो यहाँ इस गलती ने हमें यहाँ बचा दिया, इस गलती में, ये रजिस्ट्री वाली में, यहाँ खसरा नंबर। ये मैं एक छोटा सा बताता हूँ, 1 करोड़ 65 लाख का सौदा था हमारा जीरकपुर में, मेरी लड़की ने घर बेच के यहाँ लिया था आके जीरकपुर में, तो मैं साथ में था, तो 2017 की बात है ये। तो इन्होंने क्या किया, ये शाम को रजिस्ट्री टाइप करवाई, तो शाम को मैंने लड़की को बोला ये टाइप कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं पढ़ लूँगा, चेक कर लूँगा खसरा नंबर। तो इन्होंने क्या किया, पार्टी ने, बेचने वाले ने खसरा नंबर
गलत लिख दिया, वो हाई टेंशन वायर के नीचे लिख दिया खसरा नंबर, बड़ी बड़ी बिजली की तारों के नीचे। तो हमें रात को पता चला, हमें सुबह भागे, तो हमने हमारा 40 लाख रुपया बयाना भी गया हुआ था। अभी हम कहाँ भागे, फंस गए कि नहीं। हमने उनके साथ किया था कि टोकन मेरी 5 लाख से रजिस्ट्री कराएंगे, बाद में मेरे बच्चों से वो 40 लाख रुपया पार्टी ले गई बच्चों को मना के। तो फिर हमने बड़ी वो ठीक करा के प्यार से रजिस्ट्री करवा ली, नहीं तो अगर हम झगड़ा करते तो रजिस्ट्री रह जाती, 40 लाख रुपया उनके पास था। अभी आपको मोटे तौर पर पता लग जाता है कि क्या होता है। तो करंट रजिस्ट्री हम करवाने के लिए टोकन मनी से बोला था हम करंट रजिस्ट्री कराएंगे कैश पे। तो उन्होंने, उनके अंदर जो नीयत साफ नहीं थी ना उनकी, पहले खसरा नंबर लिखा, उसके बाद में बड़ा परेशान किया हमें, रजिस्ट्री होने के बाद भी बड़ा परेशान किया। लेकिन मैं इसी दुख के मारे आपको ये सारा कर रहा हूँ। मैं एक फौजी आदमी हूँ, 31 साल नौकरी फौज से करके आया हूँ एज सूबेदार मेजर। और आके मैं सोचा, ऑनरी लेफ्टिनेंट आया हूँ, आके मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत अपना काम करेंगे। अपना किया काम, कुछ बच्चे, लड़की का किया है, बाहर है लड़की मेरी। तो उस चीज़ को जब मैंने ये सारा दुख देखा, लोगों के सेल्समैन का बड़ी मुश्किल से, कितना मुश्किल का पैसा होता है, किसी गरीब का पैसा लगा दो, वो बड़ी मुश्किल से लाइफ में एक प्लॉट खरीदेगा, 1 या 2, है ना। तो वो भी अगर उसके साथ ऐसा कोई कर देगा तो कितना दुख होगा। तो मैं इस चीज़ को ना करके एक भले के लिए, मतलब मैं सोचा यार जितना जो हर आदमी को जो जिस चीज़ का दुख है, अगर वो बांटेगा दुख तो दुनिया लट हो जाएगी। लेकिन अगर जिसके साथ हुई वो बताएगा नहीं किसी को, तो फिर दूसरे का बेचारे को होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ये करप्शन, है ना। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बनाया। थैंक यू।